तो पहला देखो कि आप लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड से बता दिए अनुमानिक विधि कि अपने मन से लेते थे, इधर 2 लगा दिए, इधर 3 लगा दिए, कुछ भी लगाते थे। अब जो है हम आपको है कि हिट एंड ट्रायल का प्रयोग ना करके अब आपको अलजेब्रिक मेथड से सिखाते हैं। ठीक है, एक होता है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड से कोई भी समीकरण किस तरह से संतुलित होता है तो उसको देखिए। विधि का क्या नाम है? अलजेब्रिक मेथड। विधि का क्या नाम है? अलजेब्रिक। हिंदी में इसको क्या कहिएगा? बीज गणितीय विधि है ना, बीज गणितीय विधि। ठीक है, तो इसके पहले आप देखते थे कि कोई भी समीकरण को हमने लिखा और समीकरण को लिखने के बाद या तो 2 लगा दिया या तो 4 लगा दिया, कुछ भी लगाते थे और समीकरण क्या हो जाता था? बैलेंस हो जाता था। लेकिन यहां से जो आपको है कैलकुलेशन किया जाएगा और कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो एकदम जो आंसर आएगा उसको आप जब लगाइएगा समीकरण के फॉर्मूला के आगे तो वो आपका क्लियर बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा तो उसको यहां देखिए। तो इसमें सबसे पहले हमने इसमें जो लिखा जाता है, पहले ये लिखा हमने शब्द समीकरण। शब्द, तो शब्द समीकरण में हमने लिखा, हम लिखते हैं अमोनिया, अमोनिया प्लस क्लोरीन, और यहां से बन गया कुछ ही अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। समझे क्या लिखा हमने? पढ़िए, अमोनिया प्लस क्लोरीन और क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड और क्या बना? नाइट्रोजन गैस। तो ये कौन सा समीकरण है? अलजेब्रिक मेथड में समीकरण का क्या नाम है? शब्द समीकरण। कौन सा समीकरण है? शब्द समीकरण। अब हमने लिखा कंकाली समीकरण। कंकाली नाम थोड़ा सा लग रहा है, एकदम कंकाल नियन है, तो कंकाल नियन लिख भी देंगे। कैसे लिखना है? तो फॉर्मूला के रूप में, जैसे अमोनिया का सूत्र क्या हो गया? NH3। और कौन बोला? NH3। अब क्लोरीन हो जाएगा क्या? Cl2। और यहाँ से क्या हो जाएगा? NH4Cl प्लस N2। क्या हो गया? NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्लोरीन का अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन N2। क्या यह समीकरण संतुलित है? नहीं है। अब ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो सबसे इसमें क्या है कि अगर हम आपको हिट एंड ट्रायल मतलब अनुमानिक विधि का अगर प्रयोग करें तो डायरेक्ट संख्या लगाएंगे, 2-4 कुछ भी लगाएंगे तो बैलेंस करेंगे। लेकिन हम हिट एंड ट्रायल का प्रयोग ना करके हम बीजगणितीय का विधि का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखिए कि कंकाली समीकरण को अज्ञात राशि से गुना करने पर, मतलब हमको राशि नहीं पता है कि 1 लगेगा कि 2 लगेगा कि 4 लगेगा कि 5, कुछ भी नहीं पता है, तो हम वहां पर कुछ पुट करते हैं परमन से, ताकि मतलब कुछ भी x y z कुछ भी मान लेंगे और उसका हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने फिर से इसको लिखा, ये लिखा NH3 प्लस Cl2 और यहाँ से बन गया हमारा NH4Cl और प्लस N2। इसको क्या करते हैं हम इसको A मान लेते हैं, पूरा को, इस पूरा को क्या मान लिए? A मान लिए, और इसको हमने मान लिया B, और ये हो गया C और ये हो गया D, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण क्या मान लिए? फर्स्ट। अब यहाँ देखिए पहला तत्व क्या है इसमें? नाइट्रोजन। पहला तत्व क्या है? और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। तीसरा क्या है? क्लोरीन है ना? पहला तत्व नाइट्रोजन, दूसरा, तीसरा क्लोरीन है। तो हमने पहला लिखा कि नाइट्रोजन के लिए है ना, तो नाइट्रोजन को हमने क्या मान रखा है? ए। पूरा को ए मान रखे हैं, तो हमने लिखा ए, और ए बराबर इस
इधर प्रतिफल में देखें तो इधर नाइट्रोजन को क्या क्या मान ले हैं? सी मान ले हैं और क्या मान ले हैं? तो कै डी, यहाँ देखिए डी कै गो है? 2 गो, तो प्लस क्या लिख दिए? 2d, सी प्लस 2d। कोई दिक्कत? अब इसको हमने मान लिया समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड हो गया। अब दूसरा तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। तो ये लिखा हमने हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन को क्या मान रखे हैं हम? ए, तो कै ए है? तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3a बराबर, इधर हाइड्रोजन क्या मान रखे हैं? सी मान रखे, लेकिन कै सी? तो यहाँ लिख दिया 4c, 4c लिख दिए। तो यहाँ फिर नहीं लिख सकते ए बराबर 4c बटा 3, चलेगा? ये हो गया समीकरण थर्ड। अगला तत्व क्या है? तो अगला है हमारा क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन को क्या मान रखे हैं? बी, कै बी? 2b बराबर, इधर क्लोरीन को क्या मान रखे हैं? सी, एक गुण है या सी? तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? c/2, समीकरण 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से सीखिएगा आप लोग कि यहाँ देखिए हमने a का मान किस में ले हैं? a का मान c में, राशि देखिए, राशि क्या मान सके? c में मान ले। तो a का मान कौन सी में है? c में है। b का मान किस चीज में है? c में है। तो इसमें पहला चीज क्या करना है कि सबको पहले एक राशि में तोड़ दीजिए। अगर हम सबको b में लाए हैं तो a बराबर b, b बराबर b है ना, c बराबर b, d बराबर b, पहले सबको एक राशि में ला देना है। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि 2 गो अपन मन से किस में आल है? सी में आल है। ए बराबर किस चीज में आल है? सी में है। और बी बराबर किस में आल है? सी में है। तो जब सी में आया तो सी का वैल्यू स्वयं सी होगा। अगर मान लेते हम सबको डी में तोड़ते, ए बराबर डी, बी बराबर डी, सी बराबर डी, तो डी का मान अपन मन से क्या ले लेना है? डी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि ए का वैल्यू सी में आल है, बी का वैल्यू सी में आल है और सी का वैल्यू तो स्वयं सी हो गया। अब हमको डी का वैल्यू किसमें कन्वर्ट कर देना है? सी में। तो ऐसा इसमें से ही कैलकुलेशन करना है कि डी का मान किसमें आ जाए? सी में आ जाए। तब यहाँ देखिए, तो डी तो देखिए हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर है, यहीं से हम जो भी करेंगे है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण सेकेंड है, समीकरण सेकेंड में, समीकरण थर्ड से, समीकरण सेकेंड में थर्ड से एक का मान रखने पर, मतलब समीकरण सेकेंड में समीकरण थर्ड से किसका मान रखेंगे? ए का। तो यहाँ देखिए थर्ड ये है, तो ए बराबर क्या लिखल है? 4c बटा 3। तो यहाँ समीकरण पर लिख लीजिए। तो a बराबर कोची है? c प्लस 2d, और यहाँ से a का मान कोची कह रहा है? 4c बटा 3 है ना, 4c बटा 3। अब बराबर कोची है? c प्लस 2d है ना, c प्लस 2d। अब इसको c ने ले लाइए, तो 4c बटा 3 और माइनस c बराबर 2d। समझ रहा है? अब आगे देखिए, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ लिखेंगे कुछ 4c और माइनस 3c बराबर 2d। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ देखिए 4c में एक c चल गया था, कई c? सिर्फ c बच गया। और c बटा 3 बराबर कुछ 2d। अब 3 कोने कर, तो c बराबर क्या हो गया? अब या फिर 2 कोने ले लाइए, हमको d क्या मानने चाहिए। तो इसको क्या कर दिए कि d बराबर c बटा 6 होगा कि नहीं होगा? हम ये 2 ने कर दिए तो d बराबर नहीं निकल गया। ये हो गया समीकरण हमारा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? कि कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हमने a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना ले रहे बाबू? 4c बटा 3। अब b का वैल्यू कितना ले रहे हैं? c बटा 2, और c का वैल्यू स्वयं c हो गया। d का मान कितना ला है? c बटा 6। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, यहाँ क्या लिखे? c को मान ले लिए, तो 4 बटा 3, ऐजा लिख सकते हैं 1 बटा 2, ऐजा हो गया 1, ऐजा हो गया 1 बटा 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? c को हटा दिए, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1। क्या तो मतलब आ गया अनुमान ABCD। अब हमने लिखा समीकरण, तो समीकरण क्या लिखते हैं, NH3 प्लस Cl2, ये हो जाएगा NH4Cl प्लस N2, यह समीकरण है। अब A के जगह क्या रेखल कह रहा है 8, और B के जगह 3, और C के जगह 6, और D के जगह 1 नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 8, इधर देखिए 6 और 2 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 तिया 24। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन है 8 तिया 24, तो देखिए 6 चक 24। कोलिन कितना 3 दूनी, कोलिन 3 दूनी, ये क्या हो गया, बोला जाए, आया समझ में कि नहीं आया। देखिए ये आपको बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगी, है बिहार बोर्ड में पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए। आगे जब आप 11th में जाएगा तो वहां पर ये आपको सीखा है, वहां पर बहुत प्रकार से वहां ON/OS मेथड से भी बैलेंस को समीकरण को बैलेंस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीजगणितीय आपको सिखा दिए कि इस तरीके से भी समीकरण को बैलेंस किया जा सकता है। आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा टफ है, लेकिन जब आप टफ नहीं है कुछ है, देखो जिसके पास मैथ बढ़िया है तो एकदम अच्छा से बनाएगा इसको। कोई ये आपको देखने में लगता है टफ, कहीं टफ नहीं, कहीं कहां पर आपको दिक्कत लगा, खाली मान को सेट करना है, ये कैलकुलेशन है ना। अभी एक समीकरण होगा, अभी बहुत सारे समीकरण को हम सेट करेंगे, है ना कि नहीं सेट करेंगे, तो सेट हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगता है कि वो थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा तेज है, हम थोड़ा सा कम है, लगता है किसी को, ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज होते है वो आपका मेहनत। आप अगर अच्छा मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छा स्टूडेंट भी क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। क्योंकि देखिए विद्यार्थी के जो है लक्षण होते हैं, हम आपको श्लोक बताए होंगे संस्कृत में, है ना, नहीं बताया था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा बचा अल्पाहारी गृह त्याग विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं, 5 लक्षण। पहला काक चेष्टा, काक चेष्टा का मतलब क्या हुआ, कौवे की तरह चेष्टा करने वाला। नहीं कौवा को देखो एक रोटी फेंक दो तो देखिए क्या कर लेगा, आप वहां खड़ा भी रहिए तो वो भी बैठा रहेगा, कभी मौका देख करके उसको क्या कर लेगा, ले लेगा, है ना। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह क्या करता है, ध्यान लगाता है। बगुला देखते मछली को एकदम ध्यान से, जब भी थोड़ा सा मौका मिलेगा एकदम टपका दिया उसको। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का मतलब कुत्ते की तरह सोने, कुत्ता को देखते हैं सोते हुए, वो जब सोया रहेगा तो एगो ढेला गिरे फट से उठ के बैठ जाता है। कुत्ता नहीं देखे, कुत्ता कभी देखा आवैया बोलता है कभी, कभी नहीं बोलता है ना। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा बच्चा अल्पाहारी, विद्यार्थी भर लादा खाते नहीं है ना। अल्पाहारी गृह त्यागी, बहुत सारे विद्यार्थी घर छोड़ करके पढ़ता है ना। कोई जैसे यही बहुत सारे लोग आते हैं कि हम यहाँ फुआ के यहाँ आए हैं या फिर मौसी के यहाँ आए हैं, तो अपने माता पिता को छोड़ करके आए हैं, है ना, तो छोड़ के आए कि नहीं आए। तो गृह त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये भी विद्यार्थी के क्या है, 5 लक्षण होते हैं। अब आप देखिए आप में ये सब लक्षण है और या फिर नहीं है। लेकिन आज के कुछ विद्यार्थी हैं, देखो आज के कुछ विद्यार्थी, उनके भी लक्षण सुन लीजिए। आज का कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, सारे तो नहीं होते हैं लेकिन आज के है क्या है, तो फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथा बच्चा, समझ रहे हैं, एकदम फिल्म चेष्टा, फिल्म के बिना उसको खाने नहीं डरता है या फिर दिन भर उसका कटवे नहीं करेगा, है ना। फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम, मतलब ध्यान में रहता है, पता नहीं वाह हमारी कैसी आएगी नहीं आएगी, है ना। तो फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा, घोर निद्रा का मतलब सोने वाला, खूब सुतेगा हूँ, तो रिजल्ट भी उसका उस हिसाब से आता है, समझ रहे हैं। तो फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथा बच्चा मुर्गाहारी बोतलधारी, समझ रहे, मुर्गाहारी बोतलधारी इति विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये भी विद्यार्थी के 5 क्या है, लक्षण है। तो आप देखिए किस वाले श्लोक में आते हैं, फर्स्ट वाले श्लोक में आते हैं या फिर सेकंड वाले श्लोक में आते हैं, समझ आ रहा है। तो ये भी विद्यार्थी के क्या है, लक्षण है। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए आप।